ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गिटहब की। बहुत लोग यहाँ पे जानते होंगे गिटहब को अच्छे से, एंड बहुत लोग ये सोचेंगे सर ये इम्पोर्टेंट सेशन था आपका। देखो, एक्चुअली एज अ डेटा एनालिस्ट जब भी आप जाते हो, ठीक है, एंड डेटा एनालिस्ट जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो इंटरव्यूअर के सामने, या फिर अ, अक्सर आप फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, या फिर अपने प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारे प्रोजेक्ट्स जितने एफर्ट्स लगाकर हमने बनाए हैं वो सारा सिक्योर रहे, ठीक है, एंड एक प्रोफेशनल टच मिले हमारे डेटा एनालिसिस लर्निंग को, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, इन डिटेल बात करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड बहुत लोग समझ रहे होंगे कि सर गिटहब भी तो है, हज़ारों लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे में सिखा रहा है, कोई 10 मिनट में सिखा रहा है। बट ये गिटहब वो वाला गिटहब नहीं है, पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये गिटहब थोड़ा डिफरेंट है। ओके, और ये डिफरेंट इस वजह से भी है कि भाई हम गिटहब फॉर एनालिसिस सीख रहे हैं, ना कि गिटहब सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक एनालिस्ट हो और एक प्रोफेशनल एनालिस्ट जैसा दिखना चाहते हो तो गिटहब में क्या स्टेप्स लेने हैं, गिटहब होता क्या है, हर चीज डिटेल में बात करेंगे फ्रॉम जीरो से। ओके, क्लियर। एक बार कंफर्म कीजिए सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही हैं, यस और नो? ओके, सबसे पहला सवाल, सर गिटहब है क्या? मैंने पहली चीज क्लियर कर दी है क्यों करना है गिटहब एक एनालिस्ट को, बिकॉज ऑफ जो प्रोफेशनल टच हमें अपने प्रोफाइल को देना है उसके लिए, ठीक है। तो एक माइंडसेट क्लियर है कि हम प्रोफेशनल दिखेंगे, राइट। किसी को भी लाइक फ्रीलांसिंग के लिए हम जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, या फिर किसी कंपनी के अंदर अप्रोच कर रहे हैं, कोई एमएनसी है या कोई लोकल क्लाइंट्स हैं, वहां पर हम एक प्रोफेशनल टच दे पाएंगे कि हम लोग एक प्रोफेशनल हैं और हम लोगों ने काम किया है, राइट। अपने काम को वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर किताब है क्या, ठीक है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अगर बात करें गिथहब के बारे में, ठीक है, तो गिथहब इज अ वेबसाइट, एक वेबसाइट है, ठीक है, जहां पर एक हम लोग अपने कोड को सेफली रख सकते हैं, अपने डेटा को सेफली यहां पर रख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन को यहां पर, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड यहां पर रखने लग जाएं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ओके। और इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो अपने प्रोजेक्ट्स को रख सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, अपने रिपोर्ट्स को रख सकते हैं, जो भी हम रिपोर्ट्स पावर बीआई में बनाते हैं, डैशबोर्ड्स को रख सकते हैं, जो भी हम लोग डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं, एक्सेल फाइल हो गया, पीडीएफ फाइल हो गया, जो भी फाइल हो, हम सब चीजें इस वेबसाइट पे रख सकते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर। अब डेटा एनालिस्ट के लिए ये गिथहब इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है? पहला, अब यहां पर ये हमने पूछ लिया कि भाई गिथहब क्या है, वो हमने समझ लिया, एक वेबसाइट है जहां पर हम ये सारी चीजें रख सकते हैं स्टोर करके, वो भी एक सिक्योर फॉर्म में, ओके। कोई देख नहीं सकता मेरे बिना, या फिर हम जब तक किसी को भेजना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, हम वैसा भी कुछ कर सकते हैं, लाइक प्राइवेट काइंड ऑफ चीजें भी हम लोग वहां पर अपने फाइल्स को प्राइवेटाइज भी कर सकते हैं कि भाई ये प्राइवेट है और ये सिर्फ उन्हीं को दिखे जिनका मेल आईडी वहां पर अटैच किया गया है, ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कवर कर रहे हैं कि डेटा एनालिस्ट के लिए गिथहब इतना जरूरी क्यों है। सर आपको क्यों लग रहा है कि इतना ज्यादा जरूरी है गिथहब? ठीक है, सबसे पहले तो देखो गिथहब के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। नंबर वन, अगर हम बात करें रिज्यूम के अंदर, एक आज के डेट में आपको रिज्यूम की इंपॉर्टेंस पता चल गई होंगी, सभी को पता चल गई होंगी कि भाई रिज्यूम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। यही आपकी पहचान बनकर कंपनीज तक जाता है, और कंपनीज को अगर आपका रिज्यूम अच्छा नहीं लग रहा है देन डेफिनेटली वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। आज के डेट में कॉमन एरर क्या हो रहा है कि वो नॉर्मली हम लोग अपने रिज्यूम के अंदर प्रोजेक्ट मेंशन तो कर दे रहे हैं, बट उस प्रोजेक्ट की प्रीव्यू हम नहीं दे रहे हैं कहीं पे। तो हम वो प्रीव्यू दे पाएंगे बिकॉज यहाँ पर हमने वो अपने रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट, सब चीज़ें यहाँ पर कवर कर रखी होंगी, और साथ ही साथ हम लोग रिज्यूम में उसके लिंक मेंशन कर सकते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई भी देख सकता है कि हमने कितने प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है, ओके।
डन। तो एक तरीके से रिज्यूम के अंदर अगर आप अपना गिटहब का यूज करते हो तो प्रूफ आप दे रहे हो कि हमने ये सारे स्किल सेट कवर किए हैं। जो भी स्किल्स आप मेंशन करते हो, जो भी प्रोजेक्ट्स आप मेंशन करते हो रिज्यूम के अंदर, एक वैलिडेशन हो जाती है रिज्यूम की। ठीक है, पहला पॉइंट हमने कवर किया कि क्यों हमें गिटहब सीखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। देखो, अगर आप इंटरव्यू में हो और रियल टाइम इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि शो मी योर प्रोजेक्ट, एंड आप कॉन्फिडेंट हो, आपने बनाया है, सब चीजें आपने एफर्ट डाली हैं, और फिर वहां पर पैनिक सिचुएशन स्टार्ट होता है। सर, हमें तो लैपटॉप कैरी करने नहीं बोला गया था, हम तो लैपटॉप में रखे हैं। सर, हमें गूगल ड्राइव में है, बट गूगल ड्राइव का लिंक हम शेयर कर रहे हैं वहां पर बैठ के, राइट। बट वही चीज सोचो कि अगर आप वहां पर एक शब्द बोलते हो कि सर हमने वहां पे एक लिंक अटैच कर रखी है, ठीक है, उस लिंक पे जैसे ही वो क्लिक करता है, वो इंटरव्यूअर आपके प्रोजेक्ट को देख सकता है और रियल टाइम पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो एक बेनिफिट हो गया हमारा रियल प्रोजेक्ट शोकेस। ओके, अब ये सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपके फ्रीलांसिंग करियर के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके स्टार्टअप करियर के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी माइंडसेट से आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। आप अगर स्टार्टअप करो, कोई क्लाइंट आया हुआ है, फंडिंग देने के लिए आया हुआ है, आप दिखा रहे हो प्रोजेक्ट, सोचो ना कितना एक अरेंज फॉर्मेट में आपने पूरा प्रोजेक्ट रख रखा है एक जगह पे, और वहां पर जाते हो, एक फोल्डर ओपन करते हो, उस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट्स ओपन करते हो, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हो, डेटा ओपन करते हो, सब चीजें दिखा देते हो। विद इन मिनट आप वो पूरी फाइल एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिटहब। ठीक है, क्लियर। अब किसी चीज की, किसी स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि सर ये तो बोरिंग वाला काम है, हम तो मेहनत करना चाहते हैं, हमें हार्ड वर्क सिखाओ। ठीक है, तो हार्ड वर्क करने से कुछ होता नहीं है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हो जाती है आईटी सेक्टर के अंदर, वो होता है टीम वर्क। किसी भी बड़े कंपनीज के अंदर आप चले जाओ, ठीक है, किसी भी बड़े कंपनी, मिड लेवल कंपनी, चाहे एमएनसी हो गए, स्टार्टअप हो गए, ये लोग जानते हैं कि भाई हम सारा भार एक इंसान पे नहीं दे सकते। ठीक है, अगर कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट क्रैक करना है, बनाना है, बिल्ड करना है एकदम स्क्रैच से, तो हम लोग पूरा भार एक इंसान पे नहीं दे सकते, उसके लिए वो लोग टीम बनाते हैं। ओके, तो टीम बिल्डअप करते हैं, राइट, क्लियर। अब सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने ये आ जाती है कि जब हम एक टीम का हिस्सा होते हैं, हमें टीम में वर्क करना है, हमारा अपना काम जो भी मुझे असाइन किया जाए, हमें उसको कंप्लीट करना है और सक्सेसफुली डिलीवर करना है। ठीक है, अब जरा समझना यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब भी कोई एक टीम बिल्डअप होती है, पूरे टीम कुछ ना कुछ अपने अपने असाइन टास्क को करते रहते हैं। तो मान लो कि अगर 100 लोगों की टीम है, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 100 लोगों में से सब अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, और सब थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, ना कि पूरा एकदम स्क्रैच से लेकर खुद ही लगे पड़े हैं सारी चीजें करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत बड़ा डेटा सेट आया हुआ है आपके पास में, तो हो सकता है कि स्मॉल पोर्शन आपको दे दिया गया है उसको एनालाइज करने के लिए, और कुछ स्मॉल पोर्शंस और लोगों में बांट दी गई। लेकिन सर ये तो पूरा सॉल्यूशन नहीं है क्लाइंट का तो सॉल्यूशन, ये पूरा डेटा सेट जब तक एनालाइज नहीं होगा, जब तक पूरा सॉल्यूशन तो दे नहीं सकते। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीम के पास में ये आ जाती है कि सारे लोग एक छोटे छोटे सॉल्यूशंस दे रहे हैं, कोई S1 सॉल्यूशन दे रहा है, कोई S2 के, कोई S3, बट प्रॉब्लम तो P था और उसका सॉल्यूशन S होना चाहिए, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, एक टीम वर्क ऐसा कर पाए, एक एनवायरमेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड वर्क स्पेस। क्लियर। तो हम लोगों ने एक वर्क स्पेस बनाया और उस वर्क स्पेस में बहुत सारे ऐसे फीचर्स डाले कि भाई आप इस वर्क स्पेस को क्रिएट करो, जो कि किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया होगा। बहुत लोग यहाँ पे पावर बीआई की सर्विस ऐप से वाकिफ हैं, है ना। पावर बीआई के अंदर एक सर्विस ऐप है, वहां पे हम लोग वर्क स्पेस बना सकते हैं, एक वर्क स्पेस में बहुत सारे मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कोडिंग के दुनिया का भी एक हमारा गिटहब जो है वो एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, इसके अलावा भी बहुत हैं कंपनीज, उनमें से भी किसी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट मीनिंग सबके सेम होंगे। हमारा मेन काम, टारगेट क्या होता है कि जितने भी छोटे छोटे सॉल्यूशन है इनको कंबाइन करके एक बड़ा सॉल्यूशन बनाकर क्लाइंट तक पहुंचाया जाए। ठीक है, मतलब सब लोग अपने अपने समय के हिसाब से अपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, उन सॉल्यूशंस को एड ऑन करते 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 एक फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए। ठीक है, ये हमारा प्राइम गोल होता है इन टीम। डन। तो कभी भी हम लोग खुद से सारी चीजें करने के पीछे नहीं रहते,
बड़ी कंपनीज के अंदर स्पेशली, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन मर्ज करने का काम होता है ये किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दिया जाता है जो कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है कैंडिडेट इन्हीं सब चीजों में, ठीक है, क्लियर। तो डायरेक्ट आपसे नहीं बोल दिया जाएगा कि आप मर्ज करो एंड ऑल, लेकिन आप उस टीम का हिस्सा हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, कैसे टीम वर्किंग हो रही है उस प्लेटफॉर्म के हेल्प से, राइट। तो कोलैबोरेशन में काम करने के लिए, टीम वर्क करने के लिए आपको ये गिटहब बहुत ज्यादा जरूरत आने वाला है, ठीक है। क्यों गिटहब ही? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, फ्री दे दिया। इंटरप्राइजेस लेवल पे थोड़ा पैसे लेता है, बट इंडिविजुअल लेवल पे फ्री, मतलब एक स्टार्टअप और मिड लेवल कंपनीज के लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है प्लेटफॉर्म, लेकिन कोई बड़े लेवल्स की कंपनी है वहां पर थोड़े पैसे लग रहे हैं, थोड़े चार्ज हो रहे हैं, है ना, क्लियर, यस नो। तो अब ऐसा हो गया है कि आपको टीम वर्क करना ही है किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बारे में आपको जानना ही होगा। ये मस्ट नीडेड स्किल सेट आज के डेट में आपके लिए बन जाती है। चौथा, किसी भी बिजनेस की हम बात करें, क्योंकि हम लोग डेटा से बिजनेस को ही तो इम्प्रूव कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस में हमारा ही तो पार्टिसिपेशन हो रहा है, हमारे रिपोर्ट के हेल्प से डिसीजंस लिए जा रहे हैं बिजनेसेस के। तो यहां पर भी आपका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आता है कि जितने भी स्मॉल फर्म, मिड लेवल फर्म और जो स्टार्टअप फर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, इनको अपनी कोड की, अपनी डॉक्यूमेंट्स की, अपने जो भी बोलो प्रोजेक्ट की, डेटा की, ठीक है, इन सब की सेफ्टी मिल जाती है इसके अंदर कि वो सेफ रहेगा, वो कभी लीक नहीं होगा, है ना, क्लियर। तो किसी भी कंपनी टाइप्स के लिए एक सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा रीजन हो जाती है, इस वजह से भी वो लोग इस चीज को यूज करते हैं। अब सिक्योरिटी मतलब ये हो गया कि कोई भी बिना किसी रिक्वेस्ट के ये फाइल डाउनलोड नहीं कर सकता, इंटरनल टीम मेंबर भी नहीं कर सकते जब तक उसको एक्सेस ना दिया जाए, है ना, क्लियर, यस और नो। तो इन शॉर्ट इतना समझ में आ जाता है कि आज के टाइम पे गिटहब प्रोफाइल इज इक्विवेलेंट टू डिजिटल सीवी, यस और नो। आपका डिजिटल सीवी बन चुका है गिटहब प्रोफाइल, इक्विवेलेंट, ठीक है, टू डिजिटल सीवी, ठीक है। सॉरी मैं वही बोल रहा हूँ, वही चीज लिखा, गिटहब प्रोफाइल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, डन है, क्लियर, यस और नो। तो अब हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और अपने डिजिटल सीवी को जनरेट करेंगे, यानी कि गिटहब प्रोफाइल को जनरेट करेंगे, ओके। सो अब हमारा ये भी क्लियर हो गया कि वाई एक डेटा एनालिस्ट क्यों सीखे भाई गिटहब को। अब यहां पर दो चीजें और हैं, देखिए, गिटहब जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और यार अभी नहीं यार, हाँ ठीक है, गिटहब जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर सब चीजें आप खुद से मैनेज कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि सर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे हम लोग अपने कोड को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको हम गिटहब बोल रहे हैं, राइट, गिटहब, गिटहब, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा रखा कि ये तो ऑनलाइन हो गया, अब आप अपने लोकल सिस्टम पे भी ऐसा कुछ कर सकते हो। लोकल सिस्टम पे भी सारी चीजें मैनेज करने के लिए, सारी चीजें स्टोर करने के लिए और अच्छे से मैनेज करने के लिए आप लोकल सिस्टम पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है गिट, ठीक है। तो ये एक लोकल टूल हो गया और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। पहला डिफरेंस दोनों के बीच में गिट और गिटहब में, ठीक है, गिट एंड गिटहब में दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है ऑनलाइन वेबसाइट और एक है लोकल सिस्टम का एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो है ये होस्ट करता है, होस्टिंग, होस्टिंग मतलब यहां पर आप अपने प्रोजेक्ट को रखते हो, अपलोड करते हो और शोकेस करते हो, ठीक है। लेकिन ये जो है ये वर्जन कंट्रोल करता है। अब एक नया वर्ड आपके सामने यहां पर रख रहा हूं, ठीक है। गिट जो है वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके कोडिंग का या आपके प्रोजेक्ट का वर्जन कंट्रोल भी मैनेज करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्जन कंट्रोल? अब जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस हैं। लाइक पहले स्टेज में हमने बोला कि हमने आज ये कोड करना है, कल हमने ये कोड किया, परसों हमने ये कोड किया, फिर हमने ये कोड किया, और इस तरीके से हम फाइनल स्टेज तक बनते हैं। फाइनल
हमने यहाँ तक टास्क कंप्लीट करने के लिए इतने स्टेप्स लिए, स्टेजेस कंप्लीट किए। सो अब हर स्टेज पे हमने अपने अपने कोड को क्या कर दिया है, गिटहब पे रख दिया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गिट हम वो काम कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो गिट ने क्या किया, ये सारे स्टेजेस को रिकॉर्ड करके रख लिया कि पहले स्टेज में जितने भी लाइन के कोड आपने लिखे होंगे या जो भी प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट किया होगा आपने, एड ऑन किए होंगे, रिड्यूस किया होगा, जो भी किया होगा आपने, वो पूरी हरकतें को क्या कर दिया इसने, एक स्नैपशॉट लेकर रख लिया, एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, ऐसा बोलो आप। ठीक है, अब आप जैसे जैसे आगे स्टेजेस कंप्लीट करते जा रहे हो, हर स्टेज पे ये क्या कर रहा है, उसको रिकॉर्ड और स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट जो भी आप समझना है, आप वो करके रख रहा है वो गिट। अब जब भी मुझे किसी स्टेज पे जंप करना है, बैक, सब लोग आगे का तो सोचते हैं बट बैक जाना है, फिर कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, समझाता हूं कि भाई आप मान लो कि बैंक के अंदर गए, ठीक है, अपना एक अकाउंट ओपन किया, अकाउंट में कुछ अमाउंट स्टोर किया और यूपीआई सेटअप किया और यूपीआई से कुछ पैसे खर्च किए। ठीक है, ये प्रोसेस है। अब जैसे ही यूपीआई से आपने कुछ पैसे खर्च किए, यूपीआई क्या कर रहा है, यूपीआई एक स्क्रीनशॉट लेकर बैंक अकाउंट को ट्रांसफर कर रहा है कि भाई इतना अमाउंट इसने लिया। अब वो बैंक उसके अकाउंट से उतना डिडक्ट कर रहा है, या फिर यूपीआई से पैसे रिसीव हुए तो वो स्क्रीनशॉट ले जाकर यहां बता रहा है कि भाई ये रिसीव हुए, तो उसमें एड ऑन किया है। तो सब नंबर का ही गेम है ना, क्लियर? तो स्क्रीनशॉट में भी बहुत मैटर करता है। अब जैसे देखो स्क्रीनशॉट क्यों मैटर कर रहा है, मान लो कि किसी को आपने पैसे भेजे, आपके पैसे यहां पर चले गए, डिडक्ट हो गए, लेकिन वापस से यूपीआई ने कंफर्म किया कि नहीं भाई इसका पैसा गया नहीं है सामने वाले को, तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट में वो पैसा वापस ऐड हो जाए, उसके लिए इसने रिवर्स स्टेप, जो पुराना आपका अकाउंट वाला जो स्टेज था वहां पर लाके कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो कोडिंग्स हैं उनको स्टेजेस बाय स्टेजेस आप कंप्लीट करते चले जाते हो, और जब भी आपको किसी स्टेज पे जंप करना होता है, कहीं मान लो गलती से डेटा लॉस हो गया, हमें वापस जाना है उस स्टेज पे जहां पर वो डेटा वापस से मिल जाए हमें, तो हम जा सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्जन कंट्रोल। बिकॉज वर्जन कंट्रोल करने से ही तो ये सारी चीजें होंगी, है कि नहीं? अच्छा, एक बेनिफिट क्या है सर? एक बेनिफिट है कि हम इसमें ऑफलाइन काम कर सकते हैं गिट में, क्योंकि एक लोकल सिस्टम पे हमारे लैपटॉप में, मेरे लैपटॉप में चल रहा है वो, और मैं उस लैपटॉप से उस गिट को यूज करके किसी भी कोड को मैं ऑनलाइन पुश कर रहा हूं, कहां पर? गिटहब पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे, जो होस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, राइट? उस कोड को हम फाइनल कमिट दे दे रहे हैं कि भाई ये कोड हम होस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑफलाइन काम कर रहा है, यहां पर ऑफलाइन कमांड्स एक्सेप्ट कर रहा है, मेरे जो भी मैं बोल रहा हूं वो कर रहा है, करके दे रहा है। और जैसे ही इसने ऑफलाइन काम किया, कमांड एक्सेप्ट किए, और मैंने बोला कि भाई कोड को मेरे गिटहब प्रोफाइल पे ऐड कर दो, तो ये क्या करेगा, यहां पर जाके होस्ट कर देगा। इसका मतलब सर, अगर मैं टीम में काम कर रहा हूं, टीम कोलैबोरेशन करना चाहता हूं, ठीक है, तो ऑनलाइन काम करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे गिटहब का यूज लेना पड़ेगा। बट अगर मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूं, उसके लिए मुझे गिट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वो आपके सिस्टम पे चल रहा है, आप देखो, है ना? क्लियर? यस और नो? यस और नो? बोलिए। ठीक है, तो गिट एक टूल है और गिटहब एक सर्विस प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करते हो। ये साफ साफ क्लियर है अब हमारा डिफरेंस इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी का, मतलब इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर है, ध्यान से, ठीक है, बिना डिस्ट्रैक्शन के समझो, एक एक चीज डिटेल में समझो। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं गिटहब की फोल्डर स्ट्रक्चर को, फोल्डर स्ट्रक्चर को, वो भी सॉरी वो भी हम लोग एज अ डेटा एनालिस्ट सीखने वाले हैं। हम कोई डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से फोल्डर स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फोल्डर स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट है उसका नाम है सेल्स डेटा एनालिसिस। तो जब भी हम फोल्डर्स नेम लिखेंगे हम स्पेस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गिटहब में हम बनाकर भी देखेंगे, डोंट वरी, आज थ्योरी पार्ट है तो प्रैक्टिकल पार्ट भी जल्द आएगा इसका। ठीक है, तो अगेन सेल्स डेटा एनालिसिस हमारा ये प्रोजेक्ट का नाम है। तो हम लोग सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम यानी कि फोल्डर नेम लिखेंगे, दैट इज सेल्स डेटा एनालिसिस। एक फोल्डर बनाएंगे, ओके, और ये फोल्डर हमने बना लिया। अब इस फोल्डर के अंदर हमारे पास में
इस फोल्डर के अंदर हमारे पास में बहुत सारे सब फोल्डर्स भी होंगे, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेटा फोल्डर, जिसके अंदर हमारे डेटा प्रेजेंट होते हैं। अब इस डेटा फोल्डर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है बताओ। एक होता है सर रॉ डेटा जो हमें दिया जाता है, ठीक है, रॉ डेटा जो हमें दिया गया हमारे रॉ डेटा के अंदर हम लोग एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, जो भी फाइल दिया गया वो रॉ डेटा फॉर्म में मिल गया आपको, ठीक है। और एक आपके पास क्या रहता है, एक आपके पास रहता है जो भी आप क्लीन करते हो डेटा, तो डेटा क्लीनिंग, क्लीन डेटा ऐसा कुछ मेंशन कर देना, क्लीन डेटा डॉट सीएसवी। तो मुझे ये डेटा मिला और मैंने ये क्लीन किया, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट्स होने चाहिए आपके डेटा फोल्डर में, ठीक है। देन इसके बाद अब हमारा यहाँ पे वेरिएशंस हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक होता है नोटबुक्स। अब जिनको पता होगा ईडीए का, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का, तो हम नोटबुक के अंदर ही एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नोटबुक फाइल बोलते हैं पाइथन का। तो नोटबुक्स जितने भी होंगे वो इसके अंदर होंगे, इस नोटबुक फोल्डर के अंदर। जितने भी आप प्रोजेक्ट के लिए नोटबुक्स बना रहे हो आपको नोटबुक्स फोल्डर के अंदर रखना है। जैसे कि मान लो ये हमारा फाइल नंबर 1, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जो भी नाम होगा आप लिख सकते हो, फाइल 1 डॉट IPYNB फॉर्मेट होता है। इसी तरीके से फाइल 2 डॉट IPYNB फॉर्मेट। इसी तरीके से हमारा जो भी आगे जैसा भी रहे आप उतने नोटबुक्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगेन इसके बाद अगर आप SQL बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो तो एक SQL फोल्डर होना चाहिए, उसके अंदर आपके पास में जो भी क्वेरीज आपने चलाई हैं उस क्वेरीज का एक SQL फाइल होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसको भी सेव करना सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। A to Z देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। सो एक SQL का भी हो गया। अब एक किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर की जब भी हम बात करते हैं सर, हम लोग डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स बना रहे हैं, राइट, है ना। तो अब हमारा एक रिपोर्ट फोल्डर्स मिलेगा आपको, जिसमें जितने जितने रिपोर्ट्स हैं सब आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। रिपोर्ट का एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। तो देखो हम लोग सोचते हैं कि पावर BI फाइल इज रिपोर्ट फाइल, एक्चुअली नहीं है। हमारा या तो पीपीटी होगा या फिर डॉक्यूमेंट होगा या फिर PDF होगा। तो हमारा जो रिपोर्ट होता है वो हम इन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देते हैं, ठीक है, जो कि एक रिपोर्ट है जस्ट। हाँ, ये हमने एनालाइज किया और ये आपका रिपोर्ट सबमिट किया, ठीक है, वैसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाला काम। तो रिपोर्ट इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑफ एनालिसिस, जो भी हमने एनालाइज किया उसको हम पीपीटी फॉर्मेट में, तो ये सारे फाइल्स यहाँ पर होंगे, या तो पीपीटी फाइल होगा या फिर डॉक फाइल होगा या फिर PDF फाइल होगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर पावर BI फाइल भी रिपोर्ट फाइल में, हाँ लिख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपने डाल दिया तो कोई गड़बड़ हो जाएगा या फिर आपको कोई वीक समझने में, कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। हमने रिपोर्ट बनाया, हमने रिपोर्ट PBI फाइल में डाल दिया, PBIX फाइल में। इसी तरीके से डैशबोर्ड फाइल भी बना लेना। अब मैं ऐसा समझता हूं कि डैशबोर्ड के अंदर आप जो अपना पावर BI फाइल है वो डालो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक वैलिड प्रेजेंटेशन हो जाते कि आपने डैशबोर्ड भी बनाया, रिपोर्ट भी बनाया अलग से, तो दो दो एक मेहनत दिख रहे हैं और प्रोफेशनलिज्म दिख रही है कि भाई हाँ, सामने वाला PPT एक्सप्लेन करेगा, अपने रिपोर्ट को एक्सप्लेन करेगा, राइट, और डैशबोर्ड को प्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। एक्सप्लेन करना है तो हम लोग रिपोर्ट का यूज़ कर लेंगे PDF एंड ऑल, और अगर उसी चीज़ को अगर प्रेजेंट करना है कि भाई ये लो एप्लीकेशन टाइप ऑफ फील, तो वो डैशबोर्ड एंड जो हम बनाते हैं वो हमारा डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। डन, क्लियर। तो ये हो गए। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फाइल और आती हैं, ठीक है, फाइल आती है, फोल्डर नहीं, ये तो फोल्डर के अंदर फाइल थी, ये सारे फोल्डर्स के अंदर फाइल, ये भी फोल्डर्स के अंदर फाइल। अब यहाँ पे डायरेक्ट फाइल आती है, ध्यान रखना ये दोनों फाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फाइल है रीडमी फाइल, रीडमी डॉट मार्कडाउन फाइल, ठीक है। तो जो मार्कडाउन आप क्रिएट करते हो ना नोटबुक्स के अंदर, जो आप हिंट लिखते हो, एक मार्कडाउन क्रिएट करते हो शेल और उसके अंदर मार्कडाउन मेंशन करते हो, वैसे ही टाइप की फाइल है ये, ठीक है। इसके बाद रिक्वायरमेंट .txt फाइल, यानी कि आप ये इंश्योर कर रहे हो कि ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उसके अंदर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स आपको होने वाली है। तो कोई भी बंदा जब आपके प्रोजेक्ट को देखेगा वो पहले requirement.txt में जाएगा, देखेगा कि अगर मुझे ये प्रोजेक्ट यूज करना है अपने
काम के लिए या फिर मुझे शोकेस करना है किसी को, तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक कौन कौन से टूल्स हमने यूज़ किए हैं, कौन से टूल्स की कौन सी वर्जन्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब मेंशन कर सकते हो आप इस फाइल के अंदर, जो कि एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, क्लियर। जैसे ही ये फॉर्मेट कोई भी इंटरव्यूअर आपका देखेगा, वो पक्का ये चीज क्लियर समझ जाता है कि भाई बंदे ने प्रोफेशनली डेटा एनालिसिस को सीखा है। ओके, एक प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट है, बिकॉज ये सारे ऑर्गेनाइज्ड वे में फाइल्स को इसने क्रिएट किया हुआ है। आज के डेट में आप किसी भी एनालिस्ट स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर को देखो गिटहब के ऊपर, आपको इसी से सिमिलर मिलेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है, वेरीज करता है कि आपने नोटबुक फाइल ऐड किया है कि नहीं, एसक्यूएल ऐड किया है कि नहीं, रिपोर्ट, डैशबोर्ड्स, इनमें से दो चीज़ें ऐड हो सकती हैं साइड बाय साइड। रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड तो ऑब्वियस हो गया क्योंकि एनालिसिस प्रोजेक्ट्स है। एसक्यूएल एंड नोटबुक में आप अपना कर सकते हो कि लाइक किसी एक प्रोजेक्ट में नोटबुक, किसी एक प्रोजेक्ट में एसक्यूएल, ऐसा कुछ कर सकते हो। डन है, यस नो? ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई रीडमी फाइल जो है, ठीक है, यहां पर मैंने रीडमी के बारे में ज्यादा बात नहीं की, मैं बात करता हूं अभी। ये आपकी ऐसी फाइल है जो आप खुद बता रहे हो उस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर कि पहले इसे पढ़ा जाए, रीडमी फर्स्ट। ओके, तो पहले मुझे पढ़ो, उसके बाद जो करना होगा करना। ठीक है, तो रीडमी फाइल एक तरीके से हिंट है इस पूरे प्रोजेक्ट का। ठीक है, एक आइडिया है या एक समराइजेशन है, जो भी आपको बोलना है बोल लो इसको। ठीक है, एक समराइज्ड फॉर्म है पूरे प्रोजेक्ट का, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करते हो। अगर ये वीक है, दैट मीन्स कि आपकी प्रोजेक्ट भी वीक मानी जाएगी, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग फाइल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस क्यों ना किया हो आपने। तो रीडमी फाइल बनाते समय बहुत सावधानी से अपने प्रोजेक्ट को लिखो। ठीक है, डन। और एक इंटरव्यूअर अगर आपके प्रोजेक्ट देखता है गिटहब पे जाकर, रियल टाइम इंटरव्यू के अंदर, या फिर एचआर जाता है आपके प्रोजेक्ट में, तो पहले वो रीडमी फाइल को ही देखेगा। रिक्वायरमेंट वाले उनके लिए हैं जो आपके प्रोजेक्ट को यूज करना चाहते हैं, यूज करके थोड़ा और एडवांस बनाना चाहते हैं, इनहेंस करना चाहते हैं। वो उनके लिए कि इस प्रोजेक्ट को यूज कैसे किया जाए, पूरा डाउनलोड करेंगे, रिक्वायरमेंट फॉलो करेंगे, वो वर्जन डाउनलोड करके एंड पूरा प्रोजेक्ट उनके अंदर सिस्टम में चलने लगेगा। तो वो अलग चीज है। लेकिन रीडमी फाइल जो आपकी पूरी प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, एक तरीके से बोल सकते हो समराइजेशन, और समराइजेशन अगर वीक हुआ, दैट मीन्स कि प्रोजेक्ट भी वीक है, वो सामने वाला समझेगा, भले ही वो आप प्रोजेक्ट कैसा भी रहे, लाइक बहुत एडवांस लेवल का क्यों ना बना रखो, रीडमी फाइल बहुत जरूरी है। अगर नहीं है प्रोजेक्ट में रीडमी फाइल, तो वो कंफ्यूज होगा इंटरव्यूअर, या फिर जो भी एचआर है वो कंफ्यूज होगा कि भाई बनाया क्या है आपने। इसलिए कंफ्यूजन्स को भगाने के लिए, एक प्रोफेशनल टच और ज्यादा एनहेंस करने के लिए आप रीडमी फाइल जरूर बनाएंगे। और बाय डिफॉल्ट रीडमी फाइल्स गिटहब खुद क्रिएट कर देता है आपके लिए। तो जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम लोग रीडमी फाइल भी बनाएंगे। लेकिन रीडमी फाइल्स का एक छोटा सा सैंपल अगर देखना हो, ठीक है, तो रीडमी फाइल में मैं बोलूंगा कि सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल, जो मैंने फॉर्मेट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके बनाया आप लोगों के लिए, ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा काम करेगा। मैं प्लस पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल मेंशन कीजिए। सेकंड पॉइंट पे रीडमी फाइल के अंदर ऑब्जेक्टिव, कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या था वो क्लियर हो जाए सामने वाले को। ठीक है, और थर्ड पॉइंट पे जो टूल आपने यूज किए हैं वो मेंशन कीजिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आप इसके कीज इनसाइट्स को हाईलाइट कीजिए। ठीक है, जो भी इनसाइट्स रहे हैं, ठीक है ना, इन इनसाइट्स रहे हैं, ठीक है, ओके, इसको हाईलाइट कीजिए। लाइक हमारे जो भी हमने एनालाइज किया सेल्स डेटा के ऊपर कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट टॉप 10 प्रोडक्ट्स है, ये हमारा वीक प्रोडक्ट है, इस रीजन में ये प्रोडक्ट वीक है, एंड सो ऑन। जो भी हमने कीज जो हाईलाइट किए हैं, लाइक हमारा जो सेल्स है वो, रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, ये चीज़ एनालाइज किया हमने, तो वो मेंशन करो, की इनसाइट्स को यहाँ पे मेंशन करो, जिससे क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो किसी भी इंटरव्यूअर की एंड किसी भी एचआर की, कि भाई बंदा काम कर रहा है, प्रोफेशनल काम कर रहा है, राइट। अगेन लास्ट में आपका एक कंक्लूजन, ठीक है। कुछ लोग बिजनेस रिलेटेड और बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड के स्टडीज प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो उनके लिए मैं यहां पर बोलूंगा बिजनेस इम्पैक्ट क्या रहा है, इम्पैक्ट क्या रहा है, ठीक है। लाइक आपने अपने बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट के थ्रू आपने उस बिजनेस को क्या इम्पैक्ट दिया, ठीक है, या उसको क्या
इम्प्रूवमेंट मिली, लाइक लॉसेस क्या रिड्यूस हो सका 10% से 20% से, या जो भी एक बिजनेस इम्पैक्ट को मेंशन करना सीखिए। कंक्लूजन में भी आप बिजनेस इम्पैक्ट को मेंशन कर सकते हैं अगर आप उस टाइप के सेक्टर्स के लिए डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अदरवाइज कंक्लूजन मेंशन करो, फ्रेशर्स के लिए इतना काफ़ी है। अगर और एक्सपीरियंस दिखना चाहते हो तो इसको हटाकर सिर्फ बिजनेस इम्पैक्ट ही मेंशन करो कि भाई हमने इस रिपोर्ट के थ्रू सामने वाले को इतना बचत करा दिया या फिर इतना इनहेंस हो गया इनका प्रोग्राम एंड सो ऑन। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि रीडमी के ये कुछ 5 स्टेप्स हैं जो हमें मेंशन करने हैं, इससे ज़्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, लोग बोर हो जाते हैं, लोग पढ़ते नहीं है प्रॉपर, है ना, वो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, डन है, ये सुनो, ठीक है। अब यहां पर हमने गिथहब की तो बात कर ली, ठीक है, गिथहब का तो हमारा सारा काम हो गया, बट अब बात आती है कि सर गिट के कमांड्स, गिथहब तो हो गए हमारे, अब यहाँ पर गिथहब हम लोग बनाना सीखेंगे, प्रैक्टिकल्स जो भी रहेंगे वो हम सीखेंगे, बट हमने एक बात और छेड़ दी थी, ठीक है, वो है गिट कमांड। ओके, गिट के बारे में कि सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके लोकल सिस्टम पे काम करता है और लोकल के थ्रू ही आप अपने पूरी फाइल एंड ऑल स्ट्रक्चर्स वगैरह गिथहब पे पोस्ट कर सकते हो। ओके, क्लियर, यस नो, डन। यहां तक कुछ डाउट होगा तो बता सकते हैं भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट? नहीं है, चलिए। सो गिट के कमांड्स को हम लोग थोड़ा सा आज जानेंगे, बस यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे प्रैक्टिकल सेशंस के अंदर। तो क्या होता है कि हमारे जो जो रिक्वायरमेंट है, एक है हमारा एक होस्ट जहां मेरे फाइल को रखने से बस एक लिंक जनरेट हो जाएगी और एक लिंक के थ्रू कोई भी बंदा इस फाइल को देख सकता है, इंटरव्यूअर स्पेशली जो हम रिज्यूम में यूज करते हैं उस लिंक को, राइट। और एक है हमारा कंप्यूटर जहां पर हम दिन रात लगे पड़े मेहनत करने के लिए, हम लोग जो भी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आज के डेट में, हम हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड लोकल सिस्टम, जिसके ऊपर काम कर रहा है। अब लोकल से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर हम अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गिथहब, तो लोकल से ऑनलाइन जाने के लिए हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है जो हम लोकल सिस्टम में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गिट, जिसको हम वर्जन कंट्रोल बोल रहे हैं। तो वर्जन कंट्रोल एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत ही फेमस नाम है गिट का, आप ऐसे हजारों होंगे वर्जन कंट्रोल, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आज के दिन गिट के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे हैं, कंपनीज बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्जन कंट्रोल्स को यूज करती हैं। मतलब वर्जन कंट्रोल का काम है कि अपने लोकल सिस्टम पे जो भी कुछ कर रहे हो उसको आप गिथहब पे पुश कर सको, या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर हम होस्ट कर सकते हैं वहां पर पुश कर सको। अब गिट और गिथहब दोनों एक साथ ही साउंड करते हैं, एक जैसा ही साउंड करते हैं, ठीक है, हम लोग अक्सर ये चीज समझते हैं, बट गिथहब हमारा ऑनलाइन होस्टिंग प्लेटफॉर्म है और गिट हमारा एक लोकल सिस्टम, ये चीज भी हमने क्लियर किया आज, राइट। अब सबसे पहली चीज कि जब भी हम लोग पहली बार, याद रखिए, फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग ऐसा कुछ एनवायरमेंट, अपने लोकल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने की ठानी, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, प्रोजेक्ट सेटअप की बात कर रहा हूं, ओके। तो जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने जाएंगे, ठीक है ना, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है, गिट के कौन कौन से कमांड्स हमें यूज करने पड़ेंगे जिससे हमारा पहला दिन का, जब हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उस समय का हमारा पूरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले गिट इंस्टॉल होना चाहिए, हम लोग इंस्टॉल करेंगे अगले सेशंस के अंदर, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि आपके पास में कुछ इनिशियल्स कमांड है, कमांड यानी कि जस्ट आप अपने गिट को लिखोगे, ये कमांड दोगे और गिट आपके लिए वो सारा काम करेगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि भाई मेरा सर एक हैबिट है, जब तक मुझे मतलब बहुत जोर से हिला के उठाया ना जाए मैं नींद नहीं टूटती, या फिर मेरा एक हैबिट है जब तक मैं कॉफी ना पीऊं मुझे नींद नहीं आती, एंड सो ऑन, पता नहीं, अलग अलग हैबिट्स हैं। एक कमांड आपने अपने शरीर के लिए बना रखा है कि भाई ये मेरा कमांड है, मैं ऐसे ही वर्क करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी गिट ने अपने एक पूरा एनवायरमेंट सेट कर दिया है कि भाई मुझे ये कमांड दोगे तो मैं ये काम करूँगा। अब मेरा सबसे पहला काम है कि हम लोग जब भी प्रोजेक्ट सेटअप करें उस फोल्डर के अंदर हम लोग अपने गिट के कमांड को इनिशिएट करते हैं, जैसे गिट कमांड,
ठीक है, एक सॉरी गिट कमांड लिख रहा हूँ मैं, गिट के कमांड तो यहाँ लिख ही दिया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो काम करेंगे, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा स्लो हो जाता है कभी, इनिट, गिट स्पेस और इनिट लिखने से होता क्या है कि गिट जो है वो इनिशलाइज हो जाता है आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे अब आप कुछ भी अगर करना चाहते हो, लोकल सिस्टम से ऑनलाइन ले जाना चाहते हो अपने कोड को, तो आपको मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा। हालांकि मैनुअल भी हम लोग ले जा सकते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट है वहां पर हम मैनुअली फाइल अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्मार्ट वर्क करते हैं हम लोग अपने लोकल सिस्टम में एक वर्जन कंट्रोल इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि वो वर्जन को ट्रैक करता है, हर एक वर्जन को स्टोर करके रखता है, और हम वापस भी जा सकते हैं किसी वर्जन के अंदर, जिससे हमारा जो डेटा लॉस हुआ होगा या जो भी चीजें हुई होंगी वो रिकवर हो जाएंगे। क्लियर? तो इसी तरीके से हम लोग सबसे पहले अपना इनिशियलाइज कमांड यूज करते हैं गिट का। तो कुछ भी कमांड आपको यूज करना है, आप गिट के बाद यूज करते हो। ठीक है, तो इनिशियलाइज करने के बाद आप चाह सकते अपने प्रोजेक्ट सेटअप, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपके फोल्डर्स हैं, उनके अंदर आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि भाई अभी गिट का स्टेटस क्या है। ठीक है, अब क्या होता है स्टेटस आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसी तरीके से और भी कुछ कमांड्स हैं जो आप यूज करोगे, लाइक गिट ऐड, और ये इससे होगा क्या, इससे आपकी फाइल ऐड हो जाएंगी गिथहब के ऊपर। ठीक है, मतलब आपने कोड को क्या कर दिया, ऑनलाइन भेज दिया गिथहब के ऊपर, लेकिन अभी भी वो दिखेगा नहीं गिथहब पे। उसके लिए कुछ और कमांड दिए हैं इन लोगों ने, बोला है कि इसके बाद आप कमिट करो, ऐड करने के बाद आप बताओ, कमिट करो कि भाई मैंने यहां पर मार्कडाउन लिखो कमिट में, माइनस एम मतलब मार्कडाउन। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा कि ये हमारा इनिशियल कमिट है, ये हमारा पहला सेटअप है, तो इनिशियल कमिट, कमिट। ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट नेम जो भी आपको देना है आप डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, डन। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ ब्रांच फॉर टीम वर्क। आप एक ही प्रोजेक्ट के मल्टीपल ब्रांच बना सकते हो, कि भाई एक बंदा यहां इस ब्रांच से कोड को भेज रहा है, एक बंदा इस ब्रांच का यूज करके कोड को भेज रहा है गिथहब पे, एक बंदा इस वाले ब्रांच को यूज करके कोड को भेज रहा है गिथहब पे। तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट ब्रांच। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको एक ब्रांच मिलती है, और उस ब्रांच को हम लोग मेन ब्रांच बोलते हैं। ऐसे आप अलग अलग ब्रांच बना सकते हो, लेट्स सपोज फ्रंट एंड ब्रांच, बैक एंड ब्रांच, डेटाबेस ब्रांच, रिपोर्टिंग ब्रांच, या किसी भी टाइप से। ठीक है, ओके, डन है। पटाखे फूटने लगे यार, अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, फेस्टिवल है तो समझ सकता हूँ, अभी कुछ कर तो नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो गेट कमिट का हो गया हमारा, है ना। अब आते हैं हम लोग ब्रांच के ऊपर। मैं सच बता रहा हूँ, कसम से इतने पटाखे फूट रहे हैं, आवाज आ रही नहीं आ रही पता नहीं, अगर नहीं आ रही तो अच्छी बात है, एक बार कंफर्म करो जरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पटाखे की आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, पटाखे की आवाज नहीं आ रही ना? पटाखे तो एंजॉय करो फिर, कोई दिक्कत नहीं, पटाखे के साथ ही सीखेंगे। कुछ कमांड्स हैं हमारे पास में, ब्रांच कमांड। ठीक है, तो आप अपने ब्रांच को भी चेंज कर सकते हो। ले सपोज जो हमारा ब्रांच है वो हम लोग यहाँ पर मॉडिफाइड फाइल, ऐसा एम फाइल होता है, एक यू फाइल होता है, तो बहुत सारे स्टेटस में आपको सारे फाइल्स के बारे में पता चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे में मेन जो भी हमारा ब्रांच होगा वो हम लिख सकते हैं, लाइक मेन ब्रांच या फ्रंट एंड ब्रांच, जो भी नाम देंगे हम ब्रांच को वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में जो लाइक कोड जब हम कमिट कर देते हैं, ठीक है, कमिट के बाद भी हमारे गिथहब पे दिखता नहीं है, उसको हम लोग पुश कमांड बोलते हैं। तो गेट पुश कमांड हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जहां पर हम अपने लोकल सिस्टम से फाइल को पुश कर रहे हैं गिथहब के ऊपर, और फिर जाकर वो फाइनली वो फाइल विजिबल होंगी हमारे गिथहब प्रोफाइल पे एंड गिथहब प्लेटफॉर्म पे। अब इतना तामझाम करने का आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत टफ वाला काम है, लेकिन मैं बोलूंगा इनिशियली आप ये मैनुअल काम भी कर सकते हो, मैनुअली भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, मैनुअली भी ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, और सच में ये सारा काम कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं कमांड, तो हम लोग आगे जाके कवर करेंगे। नेक्स्ट डेली वर्क्स कमांड के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, जो हम लोग अपने रेगुलर वर्क में जब भी हम प्रोजेक्ट्स में ऑनगोइंग काम कर रहे हैं, तो डेली वर्क्स कमांड भी हमारे यहाँ पर होते हैं। ओके ओके, कोई मंत्री आया हुआ है इसलिए पटाखे फूट रहे हैं।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते इनके लिए। अच्छा पटाखे फूटे फिर मंत्री, भाई जश्न देखो, कुछ और अच्छा कर देते देश के लिए तो अच्छी बात है, हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जॉब के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, अपना खुद मरो। देखो डेली वर्क्स में ज्यादातर आप यूज करोगे गिट पुल कमांड। होता क्या है कि हम लोग अपने गिथब पे अब रोज रोज कैसा हो रहा है कि भाई जो भी कोड हो चुकी है, मान लो कि आज का जो काम था, आज के काम सब गिथब प्रोफाइल पे जा चुके हैं सारे लोगों के, ठीक है, और अगले दिन का जो टास्क मिला वो थोड़ा डिफरेंट मिला, सेम नहीं मिला, ठीक है, जहां तक आपने कल कंटिन्यू मतलब कल लास्ट किया था वहां से कंटिन्यू नहीं करना है, अब आपको एक नया स्टेज मिलेगा वहां से कंटिन्यू करना है। तो यहां पर फिर से एक नए स्टेज को पुल करोगे अपने लोकल सिस्टम पे, है ना, और लोकल सिस्टम पे जब पुल करोगे जो कोड आएगा उस कोड के ऊपर आपका कंटिन्यू होगा टास्क, राइट। तो एक प्रोजेक्ट जब चलते रहता है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स रहती हैं, सारी चीजें होती रहती हैं, तो आप पुल कमांड का भी यूज करते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने फाइल नेम को मतलब स्पेसिफिक फाइल को भी ऐड कर सकते हैं, तो लाइक गेट ऐड फाइल नेम के हिसाब से हम लोग अपना स्पेसिफिक फाइल ऐड कर सकते हैं गिट के अंदर। पहले हम गिट को देते हैं कि भाई ये फाइल ऐड करो अपने ऊपर, फिर गिट को बोलते हैं कि कमिट करो, फिर गिट को बोलते हैं कि कमिट करो जो भी मैंने ऐड किया है फाइल उसको कमिट कर दो, एक मेरा फाइनल चेंज है, मेरा फाइनल कॉल है कि हाँ इसको सबमिट करना है मुझे। फिर जो भी मुझे यहाँ पर लिखना है कि लाइक ईडीए कंप्लीटेड, या फिर जो भी मुझे यहाँ पर लिखना है कि ये जो फाइल मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें क्या क्या हो चुका है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट देना है, तो ये हमने लिख दिया ईडीए कंप्लीटेड, और इसके बाद लास्ट में पुश कर दिया। तो ये कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करने वाले हो डेली वर्क्स के अंदर। तो मतलब 4 कमांड डेली यूज करने हैं। प्रोजेक्ट सेटअप के टाइम पे ऐसे कुछ 5-6 कमांड्स हैं जो आपको यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड अगेन जब भी हम लोग किसी एक नोटबुक के साथ काम करें या फिर जब भी हम लोग एसक्यूएल के साथ काम करें तभी ये यूज होने वाला है, अदरवाइज पावर बीआई में तो ऐसा कुछ पुश और पुल का कोई सीन तो है नहीं, उसको तो मैनुअली करना पड़ेगा। तो पहले फोकस हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को मैनुअली बनाने पे करेंगे, उसके बाद गिट कमांड के थ्रू भी ये कोडिंग वाले जो हमारे चीज़ें हैं लाइक एसक्यूएल एंड पाइथन का जो नोटबुक है उसको भी हम लोग ये सब करने की कोशिश करेंगे, राइट, क्लियर। नाउ अब ये हमने कुछ कमांड्स के बारे में देख लिया, ये कुछ कमांड्स हैं जिसको यूज करना है और गिट को ये कमांड देते जाना है ताकि गिट हमारे लिए वो काम करते चला जाए, हमें मैनुअली ना करना पड़े, ठीक है। हालांकि हम मैनुअली भी कर सकते हैं, तो दोनों भी ऑप्शंस आपके पास इनेबल हैं। किसी को डर लग रहा होगा कि सर ये कमांड्स मेरे लिए बहुत नए हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है इस टाइप की कि आप सीख ही लो। मुझे भी कुछ टाइम बाद ये चीजें समझ में आने लग गई जब मैं रेगुलर यूज में आने लग गया। तो अभी कैसा है कि मान लो एक 2 डायमेंशन का मैं एक गिट बना दूंगा, जो भी कोड आप कर रहे हो डेली टास्क के बेसिस पे मैं एक बना दूंगा, एक ब्रांचेस क्रिएट कर दूंगा बैचेस वाइज, तो हर ब्रांच के एक्सेस बैच के स्टूडेंट्स को दे दूंगा, वो जो एक्सेस जो भी आपको मिला आप पुश करते चले जाना। तो रियल बेसिस पे जब काम करोगे तो हैबिट लगेंगी, राइट, और हैबिट लगेंगी तो याद हो जाएंगी चीजें, तो इतना पैनिक होने वाली चीज नहीं है कि कमांड कैसे याद होंगे, बट मैनुअली भी हम कर सकते हैं। तो मैनुअल पे ज्यादा फोकस इनिशियली जब तक हमारा प्रोफाइल स्ट्रांग बनते रहेगा, एंड फिर हमारा ये साइड बाय साइड कोड वाला भी कमांड वाला भी चलना चाहिए। ना सर वर्जन कंट्रोल की जब भी हम बात करते हैं ये हमारा एनालिस्ट के लिए गेम चेंजर क्यों बन जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा आज के इस सेशन में। देखिए एक एनालिस्ट के लिए ये वर्जन कंट्रोल गेम चेंजर सबसे पहले तो ये समझ लो क्यों बन रहा है, बिकॉज हम लोग किसी भी स्टेज पे वापस जा सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल डे 1 पे आपने कुछ बेसिक्स ईडीए परफॉर्म किए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बेसिक्स से लाइक डेटा एक्सप्लोरेशन वगैरह किया या जो भी किया आपने बेसिक्स किया कुछ। फिर सेकेंड डे पे आपने क्या किया, कुछ एडवांस प्री प्रोसेसिंग कर दी, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए कॉलम्स वगैरह की, क्लीनिंग्स की, ठीक है। तो मान लो कि भाई डे 2 पे आपने क्लीनिंग वगैरह परफॉर्म कर ली, ठीक है। डे 3 पे आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कर लिए, ठीक है, ओके। इसी तरीके से मान लो कि भाई डे 10 पे आपने डैशबोर्ड क्रिएट किया, ओके, क्लियर, डन है। नाउ अब आप समझो कि जो गिथब है या जो गिट है वो जब भी आप गिट को पुश करोगे, ये पहला बेसिक पुश करोगे गिथब पे, तो गिथब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेगा और इसका एक नाम दे देगा कि वर्जन 1,
जिसका नाम आपने ऑलरेडी दे रखा है बेसिक ईडीए, जो हम यहां पर कमिट के दौरान देते हैं कि भाई हमारा जो कमिट है वो है ईडीए कंप्लीटेड। यहां पर हम लिखेंगे बेसिक ईडीए परफॉर्म्ड। ठीक है, तो जब हम पहली बार कमिट करेंगे तो उसमें हमारा बेसिक्स ईडीए परफॉर्म नाम से एक वर्जन क्रिएट हो जाएगा और उसका कोड फाइल बन जाएगा एक अलग से, स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, अब जरा यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है डेटा एनालिस्ट के लिए कि भाई डेटा का ओवरराइट होना। अब डेटा अगर ओवरराइट हो गया, ठीक है, तो ध्यान रखो कि ऐसे में हमारे ओरिजिनल डेटा जो है वो अफेक्ट होगा। ओवरराइट का मतलब पुराना डेटा हट जाना, एक नया डेटा वहां पर रख देना, और ये गलतियां हो जाती हैं अक्सर, बड़े लोगों से हो जाती हैं, तो फिर भाई फ्रेशर्स क्या ही बोल रहे हैं हम उनके बारे में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम ओवरराइट के परेशानी से झूलते नहीं, हम लोग बहुत ओवरराइट परेशानी से परेशान रह चुके हैं। तो इसमें हम लोग वापस वर्जन्स के ऊपर जा सकते हैं जहां पर ओवरराइट वगैरह स्टेप्स हमने लिए नहीं थे, तो हम बैक कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं यहाँ पर, जो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एक डेटा एनालिस्ट के लिए। अगेन यहाँ पर डेटा ओवरराइट होना, ठीक है, डेटा लॉस जो हो जाता है कभी कभार, ठीक है, वो बच जाते हैं हम। ये कुछ मिसलेनियस स्टेप्स जो हम लेते हैं और वहां पर हमारे प्रोजेक्ट्स गलत डायरेक्शन में चला जाता है और फिर हमें पता चलता है मैनेजर के थ्रू कि आप गलत जा रहे हैं, आप सही करिए अपने आप को, वैसे केस में हम रोल बैक कर सकते हैं। राइट, ओके, सो रोल बैक किया जा सकता है। अब सोचो जरा, एक एसक्यूएल डेवलपर रोल बैक करने के लिए बड़े बड़े कमांड्स लिख रहा है, क्वेरी लिख रहा है ताकि वो रोल बैक हो जाए, पहले वो स्टोर प्रोसीजर्स बना रहा है एंड सो ऑन, फिर वो रोल बैक कर रहा है, मतलब ट्रांजेक्शंस क्रिएट करना जिसको हम बोलते हैं। सर ये तो ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन क्रिएट कर रहा है, जब भी हम कुछ फाइल ऐड करेंगे गिटहब पे एक वर्जन रिकॉर्ड कर लेगा कि भाई इससे पहले ये था और इसके बाद ये था, ऑटोमेटिकली। तो सर ये हो कैसे रहा है? तो जैसे मान लो कि पहली बार आपने 10 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, दूसरी बार उसी फाइल के अंदर और 25 लाइन ऐड किए, ठीक है, तो पहले 10 था और 25 ऐड किए, दोनों मिलाकर अभी तो ओवरऑल तो 25 ही दिखाएगा कोड, लेकिन एक अलग कोड है और ये 25 लाइन अलग है और दोनों कंबाइन होकर आपको यहां दिखा रहा है। तो यहां दो वर्जन की बात हो रही है, V1 और V2, दो वर्जन को कंबाइन करके यहां पर एक फाइनल फाइल गिटहब प्रोफाइल पे दिख रही है। तो अगर आप कभी भी वर्जन 1 में जाना चाहते हो 1 में चले जा सकते हो, वर्जन 2 में आना चाहते हो सिर्फ वर्जन 2 ही देखा जाए, वर्जन 1 ठीक था, वर्जन 2 भी ठीक था, वर्जन 3 क्रिएट करना है, जो भी करना है लाइक रोल बैक आप कर सकते हो आसानी से। क्लियर? यस और नो? डन है? ठीक, अब मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूं जिस एग्जांपल से आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी कोलैबोरेशन की, टीम वर्क की। तो टीम वर्क कैसे चलता है एक रियल इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके एग्जांपल्स लूंगा, एक सिनेरियो बेसिस पे बात करेंगे। तो एक सीन है, एक सिनेरियो है, ठीक है, उस सिनेरियो को यहां पर लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि आप डेटा एनालिस्ट हैं, ठीक है, और एक और बंदा है आपके टीम में जो एसक्यूएल डेवलपर है, और एक और तीसरा बंदा है जो डैशबोर्ड एक्सपर्ट है, डैशबोर्ड मेकिंग या रिपोर्ट मेकिंग पे डैशबोर्ड एक्सपर्ट है। ओके, तीनों ने अपना काम स्टार्ट किया, तो एक वर्कफ्लो चलेगा इन तीनों के बीच में। देखिए वर्कफ्लो और कैसे काम हो रहा है, उस फ्लो को हम वर्कफ्लो बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले होगा एक रेपो क्रिएट, रेपो मतलब रेपोजिटरी यानी कि प्रोजेक्ट फोल्डर, प्रोजेक्ट फोल्डर को ही रेपो बोला जाता है यहां पर गिटहब के लैंग्वेज में, रेपोजिटरी भी आप बोल सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसको रेपो भी बुलाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्कफ्लो में एक रेपो क्रिएट कर लेंगे, यानी कि एक फोल्डर। अब दूसरा काम होगा सबको एक्सेस देना, ठीक है। अब सब अपना अपना काम इस रेपो में पुश करेंगे, सब अपना अपना काम इस रेपो में पुश करेंगे। तीसरा हमारा जो काम होता है दैट इज पुश। और जब भी पुश करेंगे तो ऑब्वियसली पुश करने से पहले कमिट करेंगे कि हमने ऐसा क्या किया इस फाइल के अंदर चेंजेस, और जब भी वो फाइल में चेंजेस कर रहे हैं वर्जन्स तो रिकॉर्ड हो ही रहे हैं, तो कभी भी चाह के भी कितना भी एक्सट्रीम केसेस हो जाए, किसी स्टेप्स में भी गलत हुआ हम वापस जा सकते हैं, राइट है ना। और जैसे ही सब अलग अलग अपने फाइल को पुश करते हैं, एक बंदा होता है यहां पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर आप बोलते हो, वो बंदा यहां पर उन सब को मर्ज करता है, जिसको हम फाइनल मर्ज बोलते हैं। ओके, या सब मर्ज भी होते हैं, छोटे छोटे टास्क के लिए सब मर्ज हुए और फिर बाद में बैठ के फाइनल मर्ज किया, तो इसको हम बोलते हैं मर्ज करना, ठीक है।
तो ये 4 स्टेप्स में एक बंदा यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप लोग ऐसे छोटे छोटे टीम्स में आपको एक्सेस देकर काम कराया जाता है। क्लियर? डन है? ये सुनो। सो सबसे पहले हमारे गिटहब के अंदर जब भी हम बात करते हैं, हमें इंटरव्यूज के अंदर जब भी बुलाया जाता है, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि लाइक एक्सप्लेन योर गिटहब प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर मान लो किसी ने आपके गिटहब प्रोफाइल पे देखा है और कुछ प्रोजेक्ट्स पसंद आए हैं, 10-15 प्रोजेक्ट आपने किए हैं और उसमें से कुछ प्रोजेक्ट पसंद आए हैं, तो वो सामने वाला बंदा पूछ सकता है कि एक्सप्लेन योर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो भी लाइक प्रोजेक्ट मेंशन किया उसने, वहाँ पे आप बात करना स्टार्ट करो। याद रखा कि जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, दैट इज रीडमी फाइल, और रीडमी फाइल के हिसाब से ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कोई शॉर्टकट है, निकल जाएंगे, गिटहब बना लिया, हम प्रो बन गए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, हम लोग अभी भी वही हैं, एक डेटा एनालिस्ट, बट एक प्रोफेशनल टच देने के लिए हम लोगों ने गिटहब सीखा, अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे ले गए, ताकि हम सामने वाले को डायरेक्टली अपने लिंक के थ्रू शेयर कर सकें अपने प्रोजेक्ट्स को। जब हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, तो हमारा जो रीडमी फाइल का स्ट्रक्चर है वही फाइल हमारा इंट्रोडक्शन में भी होगा। तो जो जैसा मैंने बताया आपको कि रीडमी के अंदर प्रोजेक्ट टाइटल्स, ऑब्जेक्टिव, टूल्स यूज की, इनसाइट्स एंड कंक्लूजन या बिजनेस इंपैक्ट होगा, यही आपको भी वहां पर सामने वाले को बताना है। ठीक है, क्लियर? ये सुनो। अब आते हैं कि अब आपके पास एक अपना पोर्टफोलियो है, जो कि है आपका गिटहब प्रोफाइल। आप उसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हो अपने स्टार्टअप फॉर्म, अगर क्रिएट कर रहे हो तो दिखा सकते हो अपने लाइक इन्वेस्टर्स को एंड क्लाइंट्स को, जिससे और क्लाइंट्स मिलते हैं। फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो वहाँ पर दिखा सकते हो। इंटरव्यूज़ में जा रहे हो तो ऑब्वियसली हम लोग इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, है ना। तो कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग इस पूरे सेशन से सीखते हैं कि गिटहब सिर्फ और सिर्फ कोड पब्लिश करने के लिए होता है, नहीं। ठीक है, रीडमी को एम्प्टी रख देंगे तो चल जाएगा, नहीं। ठीक है, जब हम कमिट करते हैं, जब हम लोग कुछ मेंशन करते हैं कि हम इस फाइल के अंदर क्या कर रहे हैं और कमिट करते हैं कि मैंने ये चेंजेस किया है, तो ऐसा रखो कि क्लियर रखो इस कमिट को, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक ईडीए कंप्लीटेड, बेसिक्स एक्सप्लोरेशन या डेटा क्लीनिंग, राइट। एक क्लियर मैसेज यहाँ पर दो, बिकॉज वो कमिट पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, तो आपके इंटरव्यूअर भी पढ़ सकते हैं। तो एक मैसी कमिट से बचिए। फोल्डर्स स्ट्रक्चर ही होना चाहिए, जैसा मैंने यहाँ पे बताया, इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर। डायरेक्ट फाइल को अपलोड करने से अवॉइड करो, फोल्डर्स बना कर फाइल्स को अपलोड करो। ठीक है, एंड अपने किसी भी प्रोजेक्ट का कॉपी पेस्ट करना बंद करो, सिंपल। कुछ यूनिकनेस लाइए ताकि इंटरेस्ट दिखाए सामने वाला, एंड ये काम हो सकता है। अच्छा, एक गिटहब के ऊपर ना आपका एक टाइमली प्रोग्रेस चलते रहता है। ठीक है, टाइमली प्रोग्रेस होते रहता है, मतलब वहाँ पर आपका टाइम रिकॉर्ड होता रहता है कि आपने आज यहाँ पर कुछ किया है, तो उसको एक ग्रीन सिग्नल में लाइक डेली बेसिस पे उसको ग्रीन कर देते हैं आज के बॉक्स को। इसी तरीके से 365 बॉक्सेस आपको दिखेंगे पूरे 1 साल के, और ये दिखेगा कि आपने इतने दिन वेस्ट कर दिए जो कि खाली हो गया, है ना। और आज आपने ये किया, तो फिर परसों आपने फिर से कमिट किया, फिर एक दिन और 2 दिन गैप ले लिया, तो जब आप एक बार गिटहब में आ जाएं तो ध्यान रखिएगा कि आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ उस पर करना चाहिए, चाहे वो लाइटली करे चाहे डार्कली। अगर डार्क मतलब सॉरी लाइटली करे, थोड़ा थोड़ा करे, या फिर ज़्यादा ज़्यादा करे। अगर आप ज़्यादा करते हो तो डार्क कलर यहाँ पे दिखेगा ग्रीन का, और अगर थोड़ा सा ही 1-2 मिनट का या 1 घंटे का या आधा घंटे का ही काम किया आपने पूरे दिन में, तो एक लाइट ग्रीन दिखेगी, बट दिखेगी, इसका मतलब आप उतने दिन एक्टिव थे। तो हाल ही में एक बहुत ही लाइक ज़्यादा वायरल एक रील चली थी कि एक बच्चे को 50 LPA प्लस पैकेज मिली है, जिसका जो गिटहब प्रोफाइल था ऑलमोस्ट 365 डेज ग्रीन था। यानी कि वो गिटहब के ऊपर डेली बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश कर रहा था, कुछ ना कुछ पुल कर रहा था, गिटहब को यूज़ कर रहा था। और ऐसा माना जाता है कि जब आप गिटहब को यूज़ करते हो, सिर्फ कोड के लिए नहीं, आप प्रोजेक्ट माइंडसेट से अपने आप को डेवलप कर रहे होते हो, और एक प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर डेवलप हो रही होती है बाय डिफॉल्ट। टीम वर्क को आप समझ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बाय डिफॉल्ट प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप टीम प्लेयर हो या नहीं हो, बिकॉज आप गिटहब जानते हो और गिटहब को आप समझते हो, तो ऑब्वियसली आप पता है कि टीम प्लेयर का मतलब क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है ना। डन? क्लियर? सो ये सेशन लेना था, और आई होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। बीच में बस ये 2 चीज़ें आपको बस अनक्लियर रहा होगा, मैंने जहाँ तक कि समझा है, गिट का कमांड, ये 2 चीज़ें, इसको भी हम लोग डेली बेसिस पे करने वाले हैं कंप्लीट। डन है? यस नो? ओके,
चलो, तो फिलहाल के लिए काफ़ी है, एंड आई होप क्लियर हुआ होगा, और कुछ डाउट्स होंगे तो आप चैट में अभी भी मेंशन कर सकते हैं।